हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रैंकिंग पीडिया चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड द बेसिक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन में ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो वह है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को, उसमें जितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उन स्टेप को, और कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करने के लिए। तो कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने प्रीवियसली वीडियो बनाया था जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप जिस कार्बोहाइड्रेट को, क्रैब्स को जिस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी उसे डायरेक्टली उसी फॉर्म में तो यूज़ नहीं कर सकती, वो उसका ब्रेक डाउन करती होगी, और उसके ब्रेकडाउन के लिए कई प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए जब हम बात करते हैं तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके स्टेप्स हैं, या फिर कहिए अलग अलग प्रोसेस है जो कंबाइंड रूप से एक पाथवे बनाते हैं, जो एक सीरीज फॉर्म में चलते जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जो पहला पाथवे आता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू दी पायरुवेट। ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं पायरुवेट। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन रिंग है, 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन है, यानी कि 6 टू आपका 6 कार्बन से 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया, यानी इसलिए हमने कहा ब्रेक डाउन, ठीक है, टूट गया। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांजिशन रिएक्शन, जिसमें बेसिकली कन्वर्जन होता है पायरुवेट का टू एसिटिल कोएंजाइम। अब ये पायरुवेट कौन सा पायरुवेट है, ये वही पायरुवेट है जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, वो चेंज होता है एसिटिल कोएंजाइम में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है सिट्रिक एसिड, जिसे हम टीसीए साइकिल भी या क्रेब साइकिल भी कहते हैं, और इस पाथवे में जो एसिटिल कोएंजाइम इससे प्रीवियसली पाथवे में बना है वो एंटर करता है। और जब ये तीनों प्रोसेस हो जाते हैं उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन आयन फॉर्म होते हैं, वो हमारा एटीपी के फॉर्म में कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू फाइनली पास आउट होकर फॉर्म होते हैं। ये 4 स्टेप जो है, ग्लाइकोलाइसिस, ट्रांजिशन, सिट्रिक एसिड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आपके हम पढ़ते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है, कि कैसे आप जो क्रैब्स खा रहे हैं, जो भी कार्ब्स आप ले रहे हैं, वो कैसे ब्रेकडाउन होकर आपकी बॉडी में यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात है कुछ ऐसा भी प्रोसेस होना चाहिए, जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं तो उसको स्टोर करने के लिए भी चाहिए। अब उसके स्टोरेज के लिए एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस है, ठीक। अब जाहिर सी बात है, ये जो ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर है उसको यूज़ जब करना होगा तो उसके ब्रेकडाउन के लिए अलग प्रोसेस होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, जिसमें हम ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं। अब इतने स्टेप के बाद एक और हम साइकिल पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि हम इसमें सिंथेसाइज तो ग्लूकोज ही करते हैं, बट किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, क्योंकि अकेले ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ये जो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है, नहीं, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, आपके ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, जिस लाइक का कोई अमीनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करें, अगर हमारा जो मेन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उसके थ्रू ना होके कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के थ्रू अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है तो उसे हम पढ़ते हैं ग्लूकोनियोजेनोलाइसिस, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, क्या है, स्टेजेस हैं डिफरेंट, कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अब देखिए, हम यहाँ फोकस करेंगे इस वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस पे, क्योंकि सारे को रिएक्शन को हमको 1 बाय 1 स्टडी करना होगा, तब आप उसे इंटरकनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस को देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन विच ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत प्राइमरी स्टेप है किसी भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। Glycolysis followed by the Krebs cycle during the aerobic respiration.
जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या आता है, क्रेब्स साइकिल आता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक स्टेप आता है ट्रांजिशन फेज, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वो पाइरूवेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम में चेंज होता है। In the absence of oxygen, the cell makes small amount of ATP as a glycolysis is followed by the fermentation. देखिए अब कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस रहता है किसी भी सेल में तो बहुत कम अमाउंट में एटीपी फॉर्म होता है। और ये कैसे होता है, क्योंकि वहाँ से ग्लाइकोलाइसिस के बाद सेल जो है वो क्रेब्स साइकिल में ना जाके फर्मेंटेशन में जाती है। और जब फर्मेंटेशन में प्रोसेस में जाएगी तो हमारा एज अ एटीपी का प्रोडक्शन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू क्रेब्स साइकिल। This metabolic pathway was discovered by the 3 German biochemists. ठीक है, आपके बायोकेमिस्ट थे जर्मन के जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, गुस्ताव एम्बेड, ओटो मेयरहॉफ, जैकोब कार्ल वर्नर्स, ठीक है, इन अर्ली 19th सेंचुरी। इसी वजह से इस पाथवे को हम EMP पाथवे कहते हैं। जो 3 साइंटिस्ट थे, इन तीनों के जो सरनेम है एम्बेडेड, मेयरहॉफ और हमारे पर्नर, ठीक है, तो इसी वजह से इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। Glycolysis is the process in which glucose is broken down to produce energy. It produces two molecules of pyruvate, ATP, NADH and water. तो ग्लूकोज क्या, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, तो ग्लूकोज रहता है वो ब्रेक डाउन होता है उसका और वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी। अब क्या क्या एनर्जी निकलता है, तो मतलब आपके ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में क्या क्या आपके प्रोडक्ट बनते हैं, तो देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट फॉर्म होगा, ATP फॉर्म होगा, NADH एंड वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। The process takes place in a cytoplasm of the cell and does not require oxygen. Most important thing कि ये process ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन क्या है, आपका साइटोप्लाज्म। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमें ऑक्सीजन की ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के लिए नीड नहीं है। मतलब सेल में ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, ग्लाइकोलाइसिस अपने आप होता रहेगा क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता ऑक्सीजन है कि नहीं। It occurs in a both aerobic and anaerobic organism. जैसे कि इसने कहा स्टेटमेंट में कि ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को, तो वो एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक प्रोसेस दोनों में इसका मतलब प्रेजेंट होगा। तो ये है आपके ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे, ठीक है। अगर आप इसे काउंट करें तो देखिए आपको यहाँ टोटल 10 स्टेप मिलेंगे, 1 2 3 6 और ये फर्स्ट वन 10, टोटल 10 स्टेप है, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, फर्स्ट स्टेप हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ टोटल क्या है, 10 स्टेप है, इनकी 10 स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। और ये 10 के 10 रिएक्शन जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस डायग्राम में हमने यहाँ ATP को मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे ATP यूज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन इससे पहले ये हमको डायग्राम को हम 1 by 1 स्टेप देख लेते हैं कि किस स्टेप में क्या हो रहा है। सो द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, जो मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेरा ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, a phosphate group is added to a glucose in the cell cytoplasm by the reaction of the enzyme hexokinase. In this, a phosphate group is transferred from a ATP to glucose forming a glucose 6 phosphate. तो यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ मेरा कि जो मेरा ग्लूकोज है उसे ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट के लिए फास्फेट कहाँ से आया, मेरा ATP से आया, ठीक है। ATP का जो फास्फेट ग्रुप है वही फास्फेट ग्रुप यहाँ ऐड हो गया। सेकेंड थिंग, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, हेक्सोकाइनेज। स्टेप नंबर 2, glucose 6 phosphate is isomerized into a fructose 6 phosphate by the enzyme phosphoglucomutate, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, जो मेरा ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ठीक है, वो चेंज हो गया फ्रैक्टोज 6
फास्फेट में। अब देखिए ग्लूकोज फ्रैक्टोज में चेंज हो रहा है, तो बेसिकली क्या अपना फॉर्म ही चेंज किया ना, बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप से वो कीटो फॉर्म में चेंज हो गया, तो आइसोमराइज एंजाइम यूज होगा, ठीक है, जिसका नाम है फास्फोग्लूटाम्यूटेज, ठीक है। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, आइसोमराइज करता है, डेट मीन्स ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में चेंज करते हैं। वही 6 पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप अवेलेबल है अभी भी, ठीक। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक अनदर एटीपी मॉलिक्यूल आएगा जिसको ट्रांसफर टू अ फास्फेट ग्रुप टू द फ्रैक्टोज 6 फास्फेट एंड कन्वर्ट इनटू फ्रैक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज। अब देखिए अब क्या हुआ, जो मेरा फ्रैक्टोज 6 फास्फेट है वो चेंज हो गया मेरा फ्रैक्टोज 1,6, ठीक है, बिसफास्फेट में, ठीक है। बिस माने बिसफास्फेट, क्यों बिस की वर्ड क्यों है, क्योंकि 2 फास्फेट ग्रुप अब प्रेजेंट है और कौन कौन से पोजीशन पे है, एक नंबर 6 पे पहले से प्रेजेंट था और दूसरा नंबर 1 ऑफ कार्बन पे आके अटैच हो गया, इसलिए 6 और 1 हमने करा तो बिसफास्फेट हो गया और फ्रैक्टोज मॉलिक्यूल है ही। अब इसको कौन प्रोसेस किया है, हमारा फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज। देखो फास्फो ग्रुप ऐड हो रहा है, कहाँ ऐड हो रहा है, फ्रैक्टोज पे, और काइनेज वर्ड मोस्टली वही उन्हीं एंजाइम में लगा होता है जो फास्फेट एटीपी एक्टिविटीज देते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप के बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप। अब इस स्टेप में क्या होगा, जैसे कि द एंजाइम एल्डोलेज कन्वर्ट फ्रैक्टोज 1,6 बिसफास्फेट इनटू गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट and dihydroxyacetone phosphatase which are isomer to each other। अब जो मेरा फ्रैक्टोज 1,6 बिसफास्फेट था, ठीक है, ये जो था ये मॉलिक्यूल अब चेंज होता है मेरा गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट में, ठीक है, गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा और क्या फॉर्म में चेंज होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेटेज में भी चेंज होता है, फास्फेट में भी चेंज होता है, और ये क्या होता है, बेसिकली ये दोनों क्या है, आइसोमर है फ्रॉम ईच अदर, मतलब गिल्सर एल्डिहाइड 3 फास्फेट और मेरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट क्या है, आइसोमर है। डेट मीन्स वहाँ पे आपको इस तरीके का साइन मिलेगा कि ये आइसोफॉर्म एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, ठीक। अब स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। अब यहाँ से जो ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज जो है वो एंजाइम काम करेगा, जो कन्वर्ट करेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को इनटू द गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट विच इज अ सबस्ट्रेट इन द सक्सेसिव स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए यहाँ हमने कहा कि फ्रैक्टोज 1,6 फास्फेट जो है वो चेंज होता है गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट में और साथ में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेटेज में। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, जाहिर सी बात है जब वो आइसोफॉर्म है गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट का, तो कोई एंजाइम चाहिए जो उसे चेंज करे, तो वो एंजाइम कौन होता है, हमारा ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को चेंज करता है गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट में, और गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट जो मेरा है, यानी कि जिसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ G3P, जो कि सबस्ट्रेट होता है हमारे ग्लाइकोलाइसिस स्टेप का। अभी तक सबस्ट्रेट क्यों, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी हमारा एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हुआ, सब जगह हमने एटीपी, अभी 2 जगह एटीपी यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 6। इन दिस स्टेप अंडरगो 2 रिएक्शन। अब इस स्टेप में 2 रिएक्शन होते हैं। द एंजाइम गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट dehydrogenase transfer one hydrogen molecule from the glyceraldehyde phosphate to the nicotinamide adenine dinucleotide to form NADH plus H plus। यानी कि ये जो इतना बड़ा हार्डफुल नाम दिया है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये बेसिकली है NAD, ठीक है, NAD प्लस, ठीक है। इस स्टेप में क्या कह रहा है कि एंजाइम जो गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, कि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जब भी यूज होता है ना,
वहाँ पे मेरा NADH आता ही आता है, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होगा, जो मेरा एक हाइड्रोजन है, ठीक है, वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है NAD+ पे, जो चेंज होके क्या बना लेता है, NADH, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, इनकी दूसरे इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होता है, गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज add a phosphate to the oxidized glyceraldehyde phosphatase to form 1,3-bisphosphoglycerate। अब जो G3P था, ठीक है, गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट, ये चेंज हो गया मेरा 1,3-bis फास्फेट गिल्सरेट, ठीक है, ये इसमें चेंज हो गया। अब इसको किसने किया, ये गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जब वो वन हाइड्रोजन को ट्रांसफर करता है, साथ में वो क्या करता है, जो फास्फेट ग्रुप है हमारा, ठीक है, उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से अभी चेंज होके क्या बन गया 1,3, क्योंकि इससे पहले तक आपने देखा हमारा जो फास्फेट का पोजीशन क्या था 1,6 आ रहा था, ठीक है, 1,6 बिस फास्फेट इस तरीके से आ रहा था, ठीक, उसके बाद 3 पे आया था। अब यहाँ क्या हुआ, अगेन क्या हुआ, 1,3 बिस फास्फोगिल्सरेट में चेंज हो गया। अब स्टेप नंबर 7 में क्या होगा, द फास्फेट इज ट्रांसफर फ्रॉम 1,3 बिस फास्फो 1,3 बिस फास्फोगिल्सरेट टू द ADP to form the ATP with the help of phosphoglycerokinase. Thus, the two molecules of phosphoglycerate and the ATP are combined obtained at the end of this reaction. अब यहाँ से क्या हुआ, जो मेरा फास्फेट है वो ट्रांसफर, जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट फॉर्म हुआ था उस पर से एक फास्फेट ग्रुप उस मॉलिक्यूल से, यानी कि इस मॉलिक्यूल से ट्रांसफर हो गया मेरा ADP पे, और ADP पे मेरा जब एक फास्फेट ऐड हुआ तो ये चेंज हो गया ATP में, ठीक है। और कौन से एंजाइम ने हेल्प की, फास्फोगिल्सरोकाइनेज ने। तो इस तरीके से क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल हमें फास्फोगिल्सरेट एंड ATP ऑब्टेन हुए इस रिएक्शन के एंड में। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 7 के बाद 8, द फास्फेट ऑफ द बोथ द फास्फोगिल्सरेट मॉलिक्यूल इज रीलोकेट फ्रॉम द third to the second carbon to yield the 2 molecule of 2-phosphoglycerate by the enzyme of phosphoglyceromutase, ठीक है। अब क्या हुआ इस स्टेप में, जो मेरा फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, वो जो मेरे 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोगिल्सरेट मॉलिक्यूल फॉर्म हुए थे, अब वहाँ पे क्या है, रीलोकेट हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे रीलोकेट होते हैं फास्फेट का पोजीशन, जहाँ से वो क्या होते हैं, थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पर चले जाते हैं, और वहाँ से हमको मिल जाता है, अभी तक देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ट्रांसफर हो गया तो 3 बचा था ना, तो अब ये 3 वाला रीलोकेट होके 2 पे चला गया, और ये बन गया मेरा 2-फास्फोगिल्सरेट, और किस एंजाइम ने इसकी हेल्प की, फास्फोगिल्सरोम्यूटेज से। 9th स्टेप में क्या होगा, द एंजाइम इनोलेज रिमूव अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द 2-फास्फोगिल्सरेट टू फॉर्म अ फास्फोइनोल पाइरुवेट, यानी कि अब इनोलेज एंजाइम आया जिसने क्या किया, एक वाटर को रिमूव किया, किस पर से, 2-फास्फोगिल्सरेट से, जिससे वो किस में चेंज हो गया, फास्फोइनोल पाइरुवेट में। अब लास्ट स्टेप 10 स्टेप में क्या होता है, अ फास्फेट फ्रॉम द फास्फोइनोल पाइरुवेट इज ट्रांसफर्ड टू द ADP to form a pyruvate and ATP by the action of pyruvate kinase. The 2 molecule of pyruvate and the ATP are obtained at the end of the product. तो इस स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा फास्फोइनोल पाइरुवेट था उसका एक फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है ADP पे, अब ADP पे गया तो वो चेंज हो जाता है ATP पे, और इस रिएक्शन को कौन हेल्प करता है, हमारा पाइरुवेट काइनेज हेल्प करता है, और इस रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट और ATP बन रहा है, ठीक। अब कुछ पॉइंट को देखिए, जैसे स्टेप नंबर 7,
स्टेप नंबर 7 में भी हमें क्या हुआ था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरेट फॉर्म हुआ था और एटीपी बना था, यानी कि यहाँ पे भी 2 एटीपी बन गया। और अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ, लास्ट में 2 पायरुवेट बना और 2 एटीपी बना। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि कौन से स्टेप में, जैसे स्टेप नंबर 7 आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, स्टेप नंबर 7, और स्टेप नंबर 10 में क्या हुआ था, एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, नाउ अब हमने देख लिया कि क्या प्रोसेस हुआ, कौन से एंजाइम ने हेल्प की और किस तरीके से उस एंजाइम की हेल्प के कारण ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में चेंज हुआ। अब देखिए इस डायग्राम में मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एटीपी का यूज़ किया और ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया। यहाँ हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने उसकी हेल्प की थी। ठीक इसी तरीके से जब फ्रैक्टोज 6 फास्फेट आया, वहाँ पे भी उन्होंने एटीपी का यूज़ किया और वो चेंज हो गया फ्रैक्टोज 1,6 फास्फेट। फ्रैक्टोज 1,6, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस कर दिया कि जब ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज में चेंज हुआ तो यहाँ आइसोमराइज हुआ है, मतलब फॉर्म चेंज हुआ, ग्लूकोज टू फ्रैक्टोज। अगेन एटीपी यूज हुआ है। ठीक है, तो एटीपी यूज करने वाला स्टेप हमारा ये है और एक फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से एटीपी यूज हुआ। ठीक है, वो चेंज हो गया फ्रैक्टोज 1,6 फास्फेट में। अब इसके बाद क्या होता है, फ्रैक्टोज 1,6 फास्फेट, अभी तक ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, ये भी क्या है, 6 कार्बन का। अब फ्रैक्टोज 1,6 फास्फेट ब्रेक होके ये 3 कार्बन का हो गया और ये 3 कार्बन का हो गया, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया और साथ में गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट जो है वो बन गए 3 कार्बन के। बट हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन यानी कि ये और गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट क्या है, ये एक दूसरे के आइसोफॉर्म में इंटरचेंज होते हैं। यहाँ देखिए साइन बना हुआ, तो ये जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये चेंज होके क्या बना देता है, अगेन गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट। अब ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट का काम करता है, अगेन स्टार मार्क इस स्टेप को, क्योंकि ये हमारा सबस्ट्रेट काम करता है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, सबसे पहले 2Na, अब 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी तक सिंगल मॉलिक्यूल था, इतने दूर तक हम 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद क्या है, ये जितने मॉलिक्यूल हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। और 2 मॉलिक्यूल कैसे हैं, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो गए। 6 कार्बन पहले भी थे और लास्ट में भी आपको 6 कार्बन ही मिल रहा है, लेकिन क्या हुआ, जो 6 कार्बन एक सिंगल फॉर्म में था वो यहाँ ब्रेक होके 3 कार्बन के छोटे छोटे स्ट्रक्चर में हमको मिल गया। गिल्सरडिहाइड 3 फास्फेट में क्या हुआ, NAD प्लस, यानी कि यहाँ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आए होंगे और इन्होंने क्या किया, NAD प्लस को आपको रिड्यूस करके NADH पे दे दिया। ठीक, इसके बाद स्टेप में क्या हुआ, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट फॉर्म हुआ, जहाँ पे इन्होंने 2 ATP का प्रोडक्शन किया। देन ATP के प्रोडक्शन, क्योंकि एक ATP निकल गया तो अभी किसमें चेंज हो गया, 3 फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो गया। ये 3 फास्फोग्लिसरेट से रीलोकेट हुआ, जो 3 पोजीशन पे था आपका फास्फेट ग्रुप, वो रीलोकेट होके 2 पे चला गया। ठीक है, और अब इसको हम क्या कहेंगे, 2 फास्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे आपका इनोलेज एंजाइम आते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं। वाटर जैसे रिमूव हो जाता है तो ये 2 फास्फोग्लिसरेट किस में चेंज हो गया, फास्फो इनोल पायरुवेट में। अब ये फास्फो इनोल पायरुवेट अगेन एक एटीपी जो रहता है उसे ट्रांसफर कर देता है एटीपी को, एटीपी का प्रोडक्शन हुआ और ये चेंज हो गया हमारा पायरुवेट में। यानी कि इस स्टेप में, 10 स्टेप में हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 पायरुवेट। अब 2 ATP क्यों है, इसका रीजन हम अभी देखेंगे। अब देखिए एक सिंपल सी फॉर्म बात है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमने स्टार्टिंग में 2 ATP यूज किया। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान हमने क्या किया, 4 ATP का फॉर्मेशन किया। ठीक है, हमारा जहाँ पे पायरो एक 7 नंबर के स्टेप में और देन लास्ट वाले स्टेप में हमारा क्या हुआ, पायरो हमारा ATP का प्रोडक्शन हुआ। अब
जाहिर सी बात है, अगर मैं टोटल बोलूँ तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी यूज़ भी तो हुआ, तो 4 एटीपी फॉर्म हुआ, उसमें से 2 एटीपी यूज़ हो गया, तो डैट मीन्स क्या हुआ, ओनली 2 एटीपी ही तो फॉर्म हुए। इसलिए लास्ट वाले डायग्राम में आपको नीचे लिखा हुआ मिला था कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमारी 2 एटीपी फॉर्म हुई। ठीक है, अब यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप मिस नहीं कर सकते। द फर्स्ट वन इज it is a process in which glucose molecule is broke down into 2 molecule of pyruvate। जाहिर सी बात है, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है ग्लूकोज, ठीक है, उसको हमने किस में किया, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में चेंज करे, क्योंकि 6 कार्बन है, 3 के फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल हो गए, और उस मॉलिक्यूल को हमने क्या कहा है, पाइरुवेट। सेकेंड पॉइंट, द प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। याद रखिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन है कि नहीं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा कहीं भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, और जो भी एंजाइम अवेलेबल है इस प्रोसेस को करने के लिए वो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव भी नहीं है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस से इनको फर्क पड़े। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द 6 एंजाइम आर इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस। मोस्टली जो 6, हम आइसोमरेज को नहीं काउंट करते, लेकिन मेन 6 एंजाइम जो है वो हमारे एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में। ठीक है, जब हम आइसोमरेज जो इंटरचेंज हो रहा है उनको वहाँ काउंट नहीं किया जाता। ठीक, हम उसको एक सिंगल फॉर्म में कह देते हैं। द लास्ट वन, इन द एंड ऑफ द रिएक्शन इंक्लूड 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, हमारा 2 एटीपी फॉर्म हुआ। 2 एटीपी क्यों हुआ यहाँ देख लीजिए इसका रीज़न, एंड द 2 NADH मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। अब देखिए एटीपी तो आपका सेल यूज़ कर लेगा डायरेक्टली, ठीक है, अभी सेल ने यूज़ कर लिया। पाइरुवेट क्या है, पाइरुवेट को क्रेब्स साइकिल डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, तो पाइरुवेट को हम एसिटिल कोएंजाइम में सेल चेंज करेगी, और देन वो कहाँ जाएगा, हमारा क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट बच गया हमारे इस प्रोसेस का, NADH। अब ये कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो हमारे एंड में जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हुए, वो प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन क्या है ये अब आपको पता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो रैंकिंग पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।